स्वागत है हमारे चैनल सार्थ शिक्षा में। मैं रंजित कुमार आपके लिए लाया हूं बेस्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी। जिसका डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्लास होगी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ लेके चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस क्लास से लाभान्वित हो पाएँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है आपको बताना है। कोबाल्ट, यूरेनियम, आर्गन या फिर क्रोमियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। और इसके दो इम्पोर्टेंट समस्थानिक क्या है? यूरेनियम 235, जिसकी मात्रा अर्थ की भूपर्पट्टी पे कितनी है? 0.7%। और एक है यूरेनियम 238, इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है 99.3%। ठीक, चलिए ये तो हुआ यूरेनियम के बारे में। आइए जानते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, इस पर बिना किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी के क्या होता है कि ये तरंगे उत्सर्जित करने लगती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडियोधर्मी तत्व। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अल्फा, बीटा और गामा रे निकलती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, ये तो हो गया रेडियोधर्मिता के बारे में। ठीक, लेकिन इसका खोज किसने किया, इसके बारे में बताया किसने? तो इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में हेनरी बेक्यूरेल ने इसके बारे में बताया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फायरिंग के बाद तोप पीछे हटती है, आपको इसका रीजन बताना है। और ये किस नियम को फॉलो करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो आइए जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या। पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि एवरी एक्शन ऑलवेज हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि इस गन से जब बुलेट निकलता है तो इस बुलेट पे जो फोर्स लगता है उतना ही फोर्स ये गन पे भी लगाता है, जिसकी वजह से गन भी पीछे चली जाती है। लेकिन आप बोलो कि बुलेट तो बहुत बड़ा रेंज को कवर करता है, लेकिन गन तो नहीं करता है। तो इसका रीज़न ये है कि बुलेट का जो मास होता है वो गन के मास से क्या होता है कि कम होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? बुलेट का ज़्यादा होता है, जबकि गन का कम होता है। ठीक, ये सेकंड पिक्चर देखिए। सेकंड पिक्चर में जब आप किसी नौ से तट पे आते हैं तो क्या होता है कि नौ पीछे की ओर चली जाती है। ये क्यों होता है कि जब आप तट पे आते हो तो आपका पैर नौ पे जो जितना फोर्स लगाता है उतना ही फोर्स नौ क्या करता है कि आप पे भी लगाता है। तो ये क्या हो गया? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेथड इज यूज टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पानी की कठोरता की जांच करने के लिए साबुन से झाग बनाने वाली विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जल कब कठोर होता है? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होते हैं। ठीक, देखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने की वजह से क्या होता है कि ऐसा जल साबुन के साथ झाग का निर्माण नहीं करता है, जिससे पता चलता है कि ये जल कठोर है। ठीक, अच्छा, अब तो पता चल गया कि जल कठोर है, तो इसकी कठोरता को हम कैसे दूर करेंगे? इसकी कठोरता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉयलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम इसमें सोडियम कार्बोनेट को भी ऐड करते हैं। ठीक, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं तो बेस एक्सचेंज प्रोसेस के द्वारा भी हम इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन
विल द मैक्सिमम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, मतलब कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा आपसे पूछा जा रहा है। भूमध्य रेखा पे, पृथ्वी की सतह पे, पृथ्वी के केंद्र पे, या फिर पृथ्वी के ध्रुव पे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट द पोल ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के ध्रुव पे। तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुव पे ही इसका वेट अधिकतम क्यों होता है। ठीक, ये देखिए, ये क्या है? आपको अर्थ का शेप है। ठीक, अर्थ का शेप क्या होता है? सर्कल नहीं होता है, वो एक इलिप्स टाइप का होता है। ठीक, ये क्या है? ये सेंटर है अर्थ का, और यहाँ क्या है? इक्वेटर है। और ये क्या है? ये पोल है। और यहाँ क्या है? सेंटर। इसका रेडियस क्या होता है? आर ई, और इसका रेडियस होता है आर पी। ठीक, तो आर ई क्या होता है? आर रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या होता है? ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ पोल से। अब देखिए, यहाँ दो फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ इक्वल टू एम जी, मतलब कि एफ इक्वल टू एम जी मतलब कि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ये क्या हो गया? वेट। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल टू मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी इज टू एम वन इज टू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, इस दोनों फॉर्मूला से हमको क्या ड्राइव करके निकाले हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा कि कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, रेडियस किसका ज़्यादा है? इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, तो इस यहाँ पे क्या होगा कि जी का मान क्या होगा? कम होगा। जबकि रेडियस ऑफ पोल, सेंटर से पोल का रेडियस क्या है कि कम है। कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जी का मान अधिक होगा, मतलब यहाँ जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जी का मान जहाँ अधिक होगा वहीं पे क्या होगा कि वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू जी। ठीक, तो यही वजह है कि भार पोल पे मतलब कि ध्रुव पे अधिकतम होता है, जबकि इक्वेटर पे कम होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से किसके साथ नाइट्रिक एसिड प्रतिक्रिया नहीं करता है? आपको बताना है। गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ, आयरन के साथ, या फिर जिंक के साथ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। इसके अलावा कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सब के साथ क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। देखिए, गोल्ड क्या करता है कि किसी भी एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ करता है? सिर्फ एक्वारेजिया होता है एक, ठीक, उसके साथ ये अभिक्रिया करता है। एक्वारेजिया क्या होता है? इसमें नाइट्रिक एसिड का एक भाग, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग होता है। ये दोनों मिल करके एक्वारेजिया का निर्माण करता है। और एक्वारेजिया क्या करता है? ये सोना को अपने में घुला लेता है। ठीक, जबकि आप पार्शियली कहें नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज 150 ओम, इफ द वोल्टेज इज 220, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द करेंट। आपसे कह रहा है कि एक 220 वोल्ट का एक बल्ब है जिसका फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है? 150 ओम है। तो आपको इसका प्रवाहित धारा, मतलब कि इससे कितना धारा प्रवाहित होगा, आपको उसका मान बताना है। प्रवाहित धारा, देखिए, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। आपको V पता है, आपको R भी पता है, आपको निकालना क्या है? प्रवाहित धारा मतलब I। तो इस फॉर्मूला से I इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं, V अपॉन R। आपको भी पता कितना है? 220, जबकि R क्या है? 150। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा? 1.46। यही आपका आंसर हो गया। और करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय। हाइड्रोजन गैस आमतौर पर तैयार की जाती है कैसे, आपको बताना है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई मेटल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या होता है, जब भी कोई मेटल किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब जिंक H2SO4 मतलब कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है ये ZnSO4 और इसके साथ क्या मुक्त होता है, हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है। और कौन सा आपको जिंक लेना है, तो प्योर जिंक लेना है। ठीक, और डाइल्यूटेड H2SO4। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज जीरो व्हाट कैन बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा जा रहा है यदि कोई कण शून्य दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। देखिए नीचे में एक नोट दिया हुआ है, आपको यदि ये पता होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। क्या होता है कि डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर होता है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई कण है जो कि शून्य दूरी तय करती है। जब वो दूरी ही तय नहीं करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी शून्य होगा। क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि दूरी क्या होती है, हमेशा ही विस्थापन से बड़ा होता है। और यहाँ दूरी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इट मस्ट बी जीरो, मतलब ये शून्य होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर इज। भारी पानी का आणविक सूत्र क्या है। देखिए नॉर्मल पानी का आणविक सूत्र क्या होता है, H2O। H2O, ये देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स है, उसका क्या नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये ड्यूटेरियम जो है वही हेवी वाटर का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा, D2O। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में। जबकि इसका नामांकन किसने किया, ए लेवोजियर ने। इसका सिंबल H होता है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। इसके 3 आइसोटॉप्स अभी हमने बताया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए हेनरी कैवेंडिश, पूछा जाता है कि इस जी का मतलब कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डिस्कवर किसने किया, तो किसने किया, इसने हेनरी कैवेंडिश ने ही इसका भी डिस्कवर किया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग डज सोडियम क्लोराइड कंटेन। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है, आपको बताना है। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और यही सोडियम क्लोराइड में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कि कैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए यहाँ क्या है, सोडियम है जिसके आउटर सेल में क्या है, मतलब कि बाहरी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब कि या कह लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या 7 इलेक्ट्रॉन कम है, जिससे कि ये स्टेबल हो पाए। जबकि क्लोरीन में क्या है कि इसके बाहरी कक्षा में कितना है, 7, और इसको भी स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8। तो ये क्या करता है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के बाद कैसा हो जाता है कि सोडियम का आउटर सेल क्या हो गया, अब पूरा 8 हो गया, और इसके आउटर सेल में भी क्या हो गया, अब 8 हो गया। तो ये दोनों स्टेबल हो गया। लेकिन सोडियम क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इस पर पॉजिटिव साइन, और ये ग्रहण करता है तो निगेटिव साइन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इसमें हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि होमवर्क के लिए था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनमें से किसका यूनिट है, आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू ma। और मास का क्या होता है? किलोग्राम, जबकि ए एक्सलेशन का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्स। चलिए होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल्स हैज मेटेलिक लस्टर, मतलब इनमें से किस अधातु में धात्विक चमक की गुण होती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए धात्विक चमक की गुण होती किस में है? तो ये मेटल में होती है, जबकि ये दोनों अधातु है, तो ये एक्सेप्शन है। इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों से कौन है जिसमें कि धात्विक चमक की गुण है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।